हेलो बच्चों, मैंने हिस्ट्री में जो आप लोग को बताया एंशिएंट में, प्राचीन इतिहास में, वो ऋग्वैदिक पीरियड को मैंने पढ़ाया था। आज मैं उत्तर वैदिक को पढ़ाऊँगा। तो ये ध्यान में रखिए, वो कुछ बच्चे जो हैं ये बोले कि सर वैदिक पीरियड वाला थोड़ा लंबा वीडियो हो गया। हो सकता है पढ़ाने क्रम में याद नहीं रह पाता, जितना सेगमेंट पूरा हो मैं पढ़ाता चला जाता हूँ। तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि इसको सेक्शन वाइज बांटूँ, कि चूँकि आप एक साथ इतना देर तक नहीं पढ़ पाते, तो सेगमेंट्स वाइज ही करूँ। तो ठीक है, चलिए मैं कोशिश करूँगा कि उत्तर वैदिक को 2 भागों में करके बताऊँ। थोड़ी शूट करने में थोड़ी, चूँकि मेरे पास समय कम होता है, मैं लंबा लंबा पढ़ा के जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। चलिए उसी में कोशिश करूँगा कि वो सब पूरा हो। आइए तो मैं शुरू करता हूँ। उत्तर वैदिक काल, जहाँ तक उत्तर वैदिक काल का सवाल है, तो इसका जो कालक्रम है वो 1000 से 600 BC तक है। और उत्तर वैदिक इसलिए कहते हैं कि ये वैदिक के बाद का काल है। वैदिक पीरियड की जो ऋग्वैदिक पीरियड की जो जानकारी वो ऋग्वेद पर आधारित है, और उत्तर वैदिक कहने का अर्थ ये है कि वो ऋग्वेद के बाद का काल, यानी कि जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो वेद हैं वो उत्तर वैदिक काल के कालक्रम को दर्शाते हैं। ठीक है। और उसके अतिरिक्त अन्य जो रचनाएं रची गई, जैसे अरण्यक साहित्य, जैसे उपनिषद साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग, ठीक है, पुराण, महाभारत, रामायण, ये सब उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। ठीक है। कंपाइलेशन जो है वो पूरी तरह से गुप्त काल में होता है इन सब ग्रंथों का, लेकिन रचना जो जिस काल की है उसको अगर देखें तो ये उत्तर वैदिक काल के घटनाक्रम को लिपिबद्ध करते हैं। ठीक है। अब मैंने पहले ऋग्वेद और सामवेद, यजुर्वेद, इन सब की जानकारी दे दी, तो वेदों की जानकारी मैंने पूर्व में ही दे दी है। तो मैं उसके बाद के ब्राह्मण ग्रंथों पे आता हूँ। देखिए, जितने भी वेद थे उस वेदों की व्याख्या, गदात्मक व्याख्या, गद्य में व्याख्या, ये सारे जो है ऋग्वेद वगैरह ऋचाएं में लिखी गई, श्लोक में लिखे गए, और उनको समझना, आम जनता के लिए समझने के लिए उसकी व्याख्या की गई, और जो व्याख्या है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। तो हर एक वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और उसके अपने अपने ब्राह्मण भी है। जैसे मैंने बताया था कि होत्री और सामवेद और के सामवेद का जो उद्गाता और ये तमाम ग्रंथ ब्राह्मण के बारे में चर्चा की थी। ग्रंथ भी अलग अलग हैं, जैसे ऋग्वेद के ऐतरेय और कौष्टकी, ये ऋग्वेद के हुए। यजुर्वेद के शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है, और सामवेद के पंचविश या ताड्य ब्राह्मण, और अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐतरेय और कौष्टकी और शतपथ ये तो कई बार आपको चर्चा में आएंगे। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आते हैं अरण्यक पर। तो ये जो अरण्यक है, यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग इसको माना जाता है, जिसमें दार्शनिक दर्शन है, ये फिलॉसफी है, दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों को इसमें संकलित किया गया, और इसकी रचना जंगलों में की गई, ऋषि मुनियों के द्वारा जंगलों में की गई। अरण्य मीन्स जंगल, उसी से अरण्यक बना है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा है, जंगलों में इसकी रचना हुई अरण्यक की, और इसकी संख्या जो है अरण्यक की वो है 7 अरण्यक मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन अरण्यक नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद आते उपनिषद। ठीक है, उपनिषद जो है इसकी संख्या 108 है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा, लेकिन प्रमाणिक जो मिलते हैं वो उसकी संख्या 12 है। और उपनिषद का अर्थ क्या होता है ये भी एग्जाम में पूछा। तो गुरु के सानिध्य में, गुरु के चरणों में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना,
यही उपनिषद है। ठीक है, टीचिंग है ये। ठीक है, सभी ब्राह्मण ग्रंथों के अपने अपने उपनिषद साहित्य भी थे। जैसे ऐतरेय और कौष्टकी ब्राह्मण ग्रंथ है, वो ऐतरेय और कौष्टकी उपनिषद भी है। कई और नाम आपको मिलेंगे। ठीक है, कठोपनिषद, केन उपनिषद, तमाम सब सब जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सब के अपने अपने उपनिषद भी हैं। वो आप बहुत बेहद में नहीं जाइए। ठीक है, वो आएगा भी नहीं। देखिए, केवल आपको जानना कितने उपनिषद, 108 उपनिषद, प्रमाणिक 12 उपनिषद। ठीक है, अर्थ क्या होता है उपनिषद का मैंने बताया। टीचिंग प्राप्त करना, किसके सानिध्य में? गुरु के सानिध्य में, गुरु के समीप चरणों में बैठ करके ज्ञान की प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। ठीक है, इसको वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, ये सब उपनिषद साहित्य हैं। अब बहुत थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट बनेंगे। जैसे कठोपनिषद, यम और नचिकेता की जो कहानी है वो कठोपनिषद में मिलती है। जैसे मुंडकोपनिषद, तो मुंडकोपनिषद में क्या मिलता है? सत्यमेव जयते। ये बहुत प्रश्न आता है एग्जाम में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद साहित्य में मिलता है? तो कठोपनिषद में। ठीक है, चारों आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद साहित्य में मिलता है? तो जवालो उपनिषद में। बहुत सभी उपनिषद नहीं आएंगे एग्जाम से, 2-4 जो महत्वपूर्ण, मैं उतने ही पर चर्चा करूंगा। आपको बहुत विशेषज्ञ नहीं बनाना मुझे, बस इतनी जानकारी मिलनी चाहिए जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बनता हो। ठीक है, इसके बाद आते हैं वेदांग। अब ये जो वेदांग है इसकी संख्या 6 है। ये भी एग्जाम्सन में पूछे जाते हैं कि वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। वेदांग कहते हैं वेदों का ये अंग है वेदांग। अब क्या क्या है इसमें? तो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। ये 6 वेदांग हैं। ठीक है, अब इस सब में क्या क्या है ये जानिए। तो शिक्षा में क्या है? बहुत आता नहीं है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उसके लिए चलते सबको बता रहा हूं। शिक्षा में वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण पर बल दिया गया। शिक्षा में, कल्प में ये इसमें विधि एवं नियम है। यज्ञों के विधि और नियम ये कल्प साहित्य में दिए गए हैं। व्याकरण में ये इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, तमाम जो व्याकरण अभी भी पढ़ते हैं, इन सब शब्दों की उत्पत्ति, इन सब की शब्दों की उत्पत्ति तो इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ व्याकरण वाला है। शब्दों की उत्पत्ति जो है वो निरुक्त में की गई है। शब्दों की उत्पत्ति की बात निरुक्त में की गई है, और निरुक्त की जो रचना है उसने यास्क ने की है। ध्यान में रखिएगा, निरुक्त की रचना यास्क ने की है। यही एग्जाम में ज्यादा पूछा है। शब्दों की उत्पत्ति वो निरुक्त में है और इसकी रचना यास्क ने की है। व्याकरण, ठीक है, वो जो व्यवस्था है व्याकरण की, वो उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, ये तमाम व्याकरणों की जो बात कहते हैं आप, जो संस्कृत में भी जितने व्याकरण हैं, तो इसकी जो बातें की गई है वो इसमें की गई है। इसके अतिरिक्त छंद है। अब ये छंद, कई तरह के छंद का निर्माण हुआ ताकि जो रचनाएं हैं उसको गेय बनाया जा सके, छंद युक्त बनाया जा सके। तो ये इसको छंद कहते हैं। और ज्योतिष में ज्योतिष शास्त्र है। तो प्राचीन काल से ही ज्योतिष शास्त्र चला आ रहा है। ठीक है, और हमारे यहाँ से ज्योतिष ही विश्व में सब जगह गया। ज्योतिष शास्त्र का जो है परंपरा यहाँ पे ही विकसित हुई है। तो इतनी बातें आप वेदांग की है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेदांगों की संख्या ही है। ठीक है, और निरुक्त वाला की याद रखिएगा, जिसकी रचना यास्क ने की। शब्दों की उत्पत्ति निरुक्त में मिलती है। ठीक है, बस उतना ही याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। मैंने जितना बताया उतना ही याद रखना। ठीक है, उसको टिक डाउन कर लेना है। नेक्स्ट आइए पुराण साहित्य। अब पुराणों की संख्या पूछी जाती है, तो 18 पुराण हैं। ठीक है, और 18 पुराण में जो रचना काल जो है वो 200 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच है। ठीक है, 200 ईयर्स में इसको लिखा गया।
रचना काल जो है ये 200 ईस्वी से लेकर के 400 ईस्वी तक। और इसमें ये महत्वपूर्ण क्यों है पुराण, तो इसमें ऐतिहासिक जो घटनाक्रम है उसको कालक्रम के दृष्टिकोण से इसको एकदम बिल्कुल पिरोया गया। तो कालक्रम, ऐतिहासिक कालक्रम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण बन जाता है पुराण। ठीक है, अब इसमें पुराण साहित्य जितने भी हैं गुप्त काल में लिखे गए और तमाम जो इतने भी बाह्य आडंबर और चीज़ें अब देखते हैं पुराणों में भी मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों जो कहा जाए जो वर्चस्व की बातें हैं वो सब पुराण साहित्य में लिख दी गई। ठीक है, इसके बाद आता है स्मृति साहित्य। अब वो स्मृति साहित्य जितने भी हैं उनमें सबसे प्राचीन जो है स्मृति साहित्य वो है मनुस्मृति। और इसका जो काल है स्मृति साहित्य का वो 200 BC से 200 AD, ये एग्जाम में पूछा है। स्मृति साहित्य जो है मनुस्मृति का काल क्या है, 200 BC से 200 AD, यानी 400 वर्षों में पूरी स्मृति साहित्य को लिखा गया, यानी जोड़ते चले गए। कोई एक व्यक्ति नहीं लिखा, कंपाइलेशन है, समय के अंतराल में उसमें संशोधन होते गए, उसको लोग जोड़ता गया। और अगर आप देखें कि हिंदू धर्म का जो है नीतिगत अगर किसी में कहा जाए तो वो मनुस्मृति ही माना जाता। और ठीक है, वो मनुस्मृति में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। अब रिलेवेंसी जो है वो वर्तमान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, दूसरी बात है। इसमें याज्ञवल्क्य की स्मृति भी है जिसकी रचना बाद में हुई, 100 AD से लेकर के 300 AD के बीच में हुई। ठीक है, इसके बाद आते हैं महाकाव्य पर। ठीक है, वहां से प्रश्न आते हैं। महाकाव्य यहाँ से आएंगे भी, और अभी इन दिनों जरूर आएंगे। इसीलिए आएंगे कि देखिएगा कि पैंडेमिक सिचुएशन में सरकार ने निर्णय लिया कि लोगों को घर में रोकने के लिए, और इस पोजीशंस में जिस दौर से अभी मनस्थिति से गुजर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि रामायण और महाभारत जो पहले प्रसारित हो चुके हैं उन सब का टेलीकास्ट करें थे। देखिएगा जितना अब तक महाभारत बना और जितना रामायण बना सब का टेलीकास्ट हुआ। ठीक है, कि उस समय लोगों के अंदर में धार्मिक भावना का विकास हो और लोग जो है अपने निराशा की स्थिति में न जाए। उसके पीछे तर्क यही रहा। अब जब आदमी निराश होता है तो ईश्वर की शरणागति में चला जाता, ये इतिहास भी रहा है। इसीलिए प्रसारित भी हुआ कि लोग इंगेज भी रहेंगे, दिमाग भी इंगेज रहेगा, वरना हमेशा कोविड के चलते उनका परेशान रहेंगे। तो इसलिए महाभारत और रामायण तो सब लोगों ने देखा, परीक्षक ने भी देखा होगा, तो सेटर के दिमाग में जो है अब रहेगा कि महाभारत और रामायण से भी प्रश्न पूछें। ध्यान रखिएगा, जो भी होता है वो कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो वहाँ से प्रश्न पूछेगा, जो वो भी रिवाइव हो गया, उसको भी रिवीजन हो गया, तो पूछा जा सकता। ठीक है, अब हम आते हैं ऐतिहासिक बातों पर। तो महाभारत जो महाकाव्य दो हैं, महाकाव्य कहा गया, काव्य और महाकाव्य। महाकाव्यात्मकता के बहुत सारे लक्षण होते हैं। दो ही महाकाव्य हमारे यहाँ माने जाते हैं, वो महाभारत और रामायण। ठीक है, बाकी हिंदी साहित्य में तमाम बाद में रचे गए वो सब महाकाव्य, उनकी चर्चा मैं नहीं करूँगा, सिर्फ आप यहीं तक सीमित रखें। तो महाभारत को पहले मैं लेता हूँ क्योंकि रचना पहले हुई है। तो महाभारत जो है उसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। ठीक है, अब ये इसका जो रचना काल है वो 400 BC से 400 AD तक है, समझिए। यानी जो अभी महाभारत आप देखते हो ये 800 साल में लिखी गई, 400 BC से 400 AD तक। जो प्राचीन काल में 400 BC में लिखा गया, मूलतः जो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया, बाद में सब उसके जोड़े गए। तो जो लिखा गया महाभारत, उसका नाम था, जो प्राचीन नाम, एग्जाम्शन में बहुत पूछा जाता है बेटा कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या, तो वो है जय संहिता। याद रखिएगा, जय संहिता। और उस समय श्लोकों की संख्या 8800 थी।
8800 8800 श्लोक ही थे। बाद में चल करके फिर जब इसमें श्लोकों की संख्या में वृद्धि की गई, 24,000 तक श्लोक लिख दिए गए, तब इसका नाम भारत रखा गया। और जब लास्ट कंपाइलेशन हुआ 800 AD के आसपास, इसमें 1 लाख श्लोक लिख दिए गए और तब इसका नाम पड़ा महाभारत। तो जब पूछे कि महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं, तब आप लिखेंगे 1 लाख। और कालक्रम के दृष्टिकोण से पूछे कि जब महाभारत का प्राचीनतम नाम क्या है, तो जय संहिता। ठीक है, उसमें कितने श्लोक, तो 8800 श्लोक। इतना आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में यही सब कबीले लोग थे। मैंने पहले बताया था, भरत और पुरु मिलकर के कुरु बने, तुर्वसु और एक और कबीला थे, ये याद नहीं आ रहा। तो ये 5 कबीले मिलकर करके आप देखेंगे पंचाल बनाया, जो बहुत शक्तिशाली था। पांचाल नरेश, याद महाभारत में देखिएगा, पांचाल नरेश, और उन्हीं की पुत्री जो है, जो अग्नि से उत्पन्न हुई थी, पांचाली। ठीक है, यानी कि द्रौपदी। तो ये जो देखेंगे वो सब, ये सब कबीले आपस में मिलकर के शक्तिशाली होते गए, तमाम राजा शक्तिशाली होते गए। वो वही काल है, उत्तर वैदिक वाला काल है। ठीक, अब रामायण की बात करते हैं। रामायण की रचना वाल्मीकि, देखिए ध्यान में रखिएगा, बच्चे गलती कर जाते हैं कभी कभी। रामायण जो लिखी गई वो संस्कृत में लिखी गई। रामचरितमानस तब आप लिख देते हैं, रामायण लिखा आप तुलसीदास लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। तुलसीदास ने जो रचना लिखी है वो अवधि में की है। ठीक है, और संस्कृत में लिखा वाल्मीकि ने। और वाल्मीकि जो थे, ठीक है, मूल में पहले अगर जाएं तो वाल्मीकि की जो कहानियाँ पढ़ेंगे, ये पहले डाकू थे, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन इनका होता है और फिर इन्होंने रामायण की रचना की। अब ये इनका जो रचना काल है वो 400 BC है। ठीक है, जस्ट उसके बाद महाभारत के जस्ट बाद रामायण भी लिखी गई। इसके रचयिता वाल्मीकि, मैंने बताया। इसका अंतिम जो संकलन में श्लोकों की जो संख्या है, इसमें पूछा जा सकता है। देखिए इसकी भी आप संख्या है। पहले जो रचना रची गई, इसका नाम में कोई चेंजेस नहीं हुआ, उसमें 6000 था, फिर 12000, फिर 24000, यानी वर्तमान में श्लोकों की संख्या 24000 है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाम में कोई चेंजेस नहीं है। महाभारत में नाम चेंजेस था, जिसको जय संहिता कहा गया। इसके नाम में कोई चेंजेस नहीं है। श्लोकों की संख्या 24000 है। ठीक है, इतनी बातें इस उत्तर वैदिक काल के सोर्सेज की थी। अब हम उसके अन्य पहलुओं पर आते हैं। उत्तर वैदिक काल में की जो राजनीतिक व्यवस्था है, पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो कबीले का राजा हुआ करता था, ठीक है, अब स्पष्ट रूप से जो राजा है उसमें राज्य पर शासन करने का आप दिखाई पड़ता है। वैदिक पीरियड में आपको जनतांत्रिक गणतंत्र व्यवस्था दिखाई पड़ती है, लेकिन राजा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उत्तर वैदिक काल आते आते स्पष्ट होने लगा। तमाम साम्राज्य की बात की जाने लगी, तो सम्राट का जो कॉन्सेप्ट है वो उभरने लगा। राज्य की अवधारणा की जो शुरुआत अगर कह सकते हैं तो उत्तर वैदिक काल से आप मान सकते हैं, इस पीरियड में। तो उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र का जो ही शासन का आधार था। हालांकि कहीं कहीं गणराज्य के भी उल्लेख जरूर मिलते हैं, लेकिन मूलतः जो शासन का आधार राजतंत्र ही हो गया उत्तर वैदिक काल तक आते आते। और इस ऐतरेय जो ब्राह्मण है, उस ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति की जो दैवीय सिद्धांत है उसका भी आपको मिलता है इसमें। ठीक है, कि वो देवता का प्रतिनिधि के रूप में होगा, ये दैवीय वाला चीज़ें ऐतरेय ब्राह्मण में लिखी गई। राज्याभिषेक जो है उसको कराया जाने लगा, और तमाम राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, इन तमाम यज्ञों के माध्यम से राजा के जो देवत्व वाले गुण हैं वो भरे जाने लगे, और उसके राजा को के ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए ये तमाम चीज़ें ब्राह्मण साहित्य में लिखे गए। ठीक है, अब वो क्यों किए गए मैं उस पर बाद में बताऊँ। इसमें देखिएगा कि
जो पूर्व के, पश्चिम के, उत्तर, दक्षिण, मध्य, ये 5 भागों में बांटा गया है। साम्राज्यों को अलग अलग नाम रखे गए हैं। जैसे पूर्व में इसको साम्राज्य कहा जाता था, और जो शासन करने वाला शासक था उसको सम्राट कहते थे। साम्राज्य कहते थे पूर्व वाले क्षेत्र को, और उसके शासक को सम्राट कहते थे। पश्चिम में जो थे वो स्वराज्य, वो जो क्षेत्र था उसको स्वराज्य कहा जाता था, और जो शासक था उसको स्वराट कहते थे। ठीक है। और उत्तर में वैराज्य का साम्राज्य को कहा जाता था, और विराट कहते थे उसके शासक को। और दक्षिण में भोज्य साम्राज्य को कहते थे, और शासक को भोज। देखते हैं भोज नामक शासक भी है दक्षिण में, उस समय था। उसके बाद मध्य देश में राज्य, और राजा, इसके शासक को राजा कहा जाता था। तो राज्य से और राजा ये मध्य देश वाला है। बाकी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब में अलग अलग नाम रखे गए, और उस नाम को बाद में भी चलेंगे। देखिए स्वराज्य याद कैसे रखेंगे। स्वराज्य कौन उठाया था स्वराज्य की मांग सबसे पहले? तिलक। उस क्षेत्र में स्वराज्य कहा जाता, पश्चिम क्षेत्र। ठीक है, ध्यान में इसी तरह याद रखिए। दक्षिण में भोज, राजा भोज दक्षिण में। ठीक है, तो दक्षिण में भोज। पूर्व में तो जो पूर्व का जो इलाका है, जो हम लोग का जो इलाका है वो पूर्व में है, तो सम्राट अशोक याद रह जाएगा। सम्राट अशोक है तो पूर्व वाला सम्राट, उसी से याद हो जाएगा, कहीं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और उत्तर में वैराज्य। ठीक है, तो विराट। तो उत्तर में जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, विराट वाला क्षेत्र, विराट नरेश कहते हैं उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, तो ये जो, चूंकि उत्तर में सबसे पहले सभ्यता वाली जो क्षेत्र है वो पंजाब वाला ही क्षेत्र है, तो विराट नरेश, विराट। ठीक है, वो थोड़ा उच्चता बोध वाला था विराट, वहीं से पंजाब वाले क्षेत्र से पूर्व की ओर आगे बढ़े। तो ये आपको मैंने याद करने का तरीका बताया। अगर आप करेंगे तो फिर आपको दिमाग में से कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो आप भी ऐसे याद कर लेंगे। यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब हम उसके बाद आते हैं उत्तर वैदिक काल के जो अधिकारी गण थे। ऋग्वैदिक में भी 4-5 को मैंने बताया था, इसमें भी मैं बताऊंगा। जैसे सेनापति को सेनानी उसमें भी कहते थे, इसमें भी कहते थे, ये याद रखना है। रथ के जो रथ सेना का जो नायक हुआ करता था उसको सूत कहते थे, सूत। और गांव का जो मुखिया था उसको ग्रामणी कहते थे। कोषाध्यक्ष जो होता उसको संग्रहिता कहते थे। संग्रहिता, संग्रह करने वाला, यानी कोष का संग्रह करने वाला संग्रहिता। ठीक है, और जो अर्थ मंत्री हुआ करता था, जो करों को, टैक्सेस को वसूलता था, उसको भागदुग कहा जाता था, भागदुग। ठीक है, याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता। कर का संग्रह करने वाले अधिकारी को भागदुग कहा जाता था। भाग कहते थे, कर का एक प्रकार था। ठीक है, जो कि राजा को 1/16वां भाग सब अपनी संपत्ति का देते थे टैक्स के रूप में, इसी को भाग कहते थे। और भागदुग जो है उसको वसूलने वाला अधिकारी था। ठीक है, सभा और समिति जो है वो एक केंद्रीय संस्था थी। इसकी विस्तार से चर्चा मैंने ऋग्वैदिक पीरियड में की, मैं इसमें नहीं करूंगा। सभा और समिति केंद्रीय संस्था थी। और एक तीसरी जो संस्था बताई थी मैंने, जो सबसे प्राचीन थी, वो विदत थी। विदत का उल्लेख, विदत आते आते कमजोर पड़ गया। आमजन की जो सभा थी, और विदत, चूंकि अब आमजन की जनतांत्रिक गठबंधन आप उस समय था, जनतंत्र का शासन, गणतंत्र का शासन था, सब जन सहभागिता बढ़ी थी। ऋग्वैदिक पीरियड खत्म होते होते उत्तर वैदिक आते आते राजा शक्तिशाली हो जाता है, और धीरे धीरे जन सभाओं का अस्तित्व समाप्त होने लगता है। एक तंत्र की ओर आगे बढ़ जाते, राजा की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। तो आप देखेंगे राजतंत्र की ओर बढ़ने से वो विदत कमजोर हो गया। विदत की चर्चा भी नहीं मिलती है, सभा और समिति की मिलती है, क्योंकि राजा को चुनने का अधिकार वाला समिति को था, वो है। जो सभा और समिति है वो प्रजापति की 2 पुत्रियां, वो इस काल में भी प्रमुख रही। ठीक है, इसके बाद
देखेंगे कि एक चीज़ और जानने की, अथर्ववेद चूंकि रचना उत्तरवैदिक काल में हुई तो सभा को नरिष्ठा कहा जाता था। ये एग्जाम में पूछा, सभा को अथर्ववेद में क्या कहा गया, तो नरिष्ठा। ठीक है, याद रखिएगा, नरिष्ठा। इसके बाद हम आते हैं उत्तरवैदिक काल में जो राजा होता था उसकी कोई अस्थाई सेना नहीं हुआ करती थी। और जो उत्तरवैदिक काल है इसमें राजा अपने को शक्तिशाली दिखाने के लिए राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, तमाम यज्ञ जो है वो कर करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। ध्यान में रखिएगा, राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय किया जाता था, अश्वमेघ यज्ञ अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए किया जाता था। जहाँ जहाँ अश्व छोड़ दिया और वहाँ वहाँ लोग, जहाँ अश्व गया जिस क्षेत्र में, अगर वो राजा कोई उसको पकड़ लिया तो यानी उसको युद्ध करना है उससे, और अगर नहीं पकड़ा तो यानी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इसी प्रकार अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा आदमी अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। ठीक है, और इन यज्ञों का एक ही मकसद होता था, ठीक है, कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, ठीक है, दोनों, देखिए वैश्य को एक कहा आप व्यापार करो, कृषि करो और टैक्सेस दो, ठीक है, और आपकी अभिरक्षा करेंगे हम। तो क्षत्रिय का काम था ये लड़ाई करना, और ब्राह्मण का काम था कि जो क्षत्रिय लूट करके लाए हैं, ठीक है, उनमें से हिस्सा प्राप्त करना। और इसके लिए उन्होंने कई प्रकार के संस्कार बना दिए और कई प्रकार के यज्ञ बना दिए। इसका मकसद सिर्फ यही था, और उन्होंने नाम दे दिया कि आपको जो है आपके ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए किया जा रहा। तो बड़ी चालाकी से उन्होंने काम किया और रिसोर्सेज पर काबिज हो गए। ठीक है, क्षत्रिय लड़ते थे, इसलिए दोनों के कभी कभी देखिएगा ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में क्लैश होता। क्लैश तो स्वाभाविक था होना वर्चस्व के लिए। ब्राह्मण वर्चस्व स्थापित करना चाह रहे थे और क्षत्रिय कह रहे थे कि ये बाहुबल के जरिए लूट कर हम लाते हैं, और यज्ञों के माध्यम से ये यज्ञ करते थे कि मैं आपको यज्ञ करा रहा हूँ, आपके ऐश्वर्य में वृद्धि करा रहा हूँ, तो आप उसमें से दीजिए। ठीक है, दूसरा रिसोर्सेज के लिए लड़ाइयाँ हुआ भी करती थी। ऑलवेज क्लैश हुआ ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में ये करने का। अब आप इसी कारण देखिएगा उत्तर वैदिक काल में बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाता। अभी पढ़ाएंगे जब आपको स्थिति सामाजिक व्यवस्था वगैरह, तब मैं उसको बताऊंगा अर्थव्यवस्था कैसे बिगड़ी, और इसी कारण बुद्ध और जैन का भी प्रादुर्भाव दिखाई पड़ता। तो इसमें अथर्ववेद के अनुसार राजा को मैंने बताया था आय का 1/16 भाग कर के रूप में प्राप्त होता। ऋग्वेदिक काल में एक बलि जो एक स्वेच्छाचारी कर था जो अपने मन से दिया जाता था, उत्तरवैदिक काल में आते आते यह एक नियमित कर हो गया, इसको देना बाध्यकारी कर दिया गया। ठीक है, पहले ये बलि जो था ये स्वेच्छाचारी कर था, अपनी स्वेच्छा से जो चाहे दे चाहे न दे, लेकिन इस पीरियड आते आते बलि जो है वो अनिवार्य कर दिया गया। इतनी बातें राजनीतिक व्यवस्था की थी। ठीक है, अब हम आते हैं उसके दूसरे पहलू पे। अब हम आते हैं उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था पे। अब देखिए सामाजिक व्यवस्था में देखेंगे बहुत परिवर्तन आना शुरू हो गया। वैदिक काल में आप सामाजिक समरसता की भावना दिखाई पड़ती है। यहाँ पे अब धीरे धीरे उच्चता और नीचता का बोध दिखाई पड़ने लगता है स्पष्ट रूप से। सामाजिक जो वर्णों पर 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, इन चारों वर्णों में स्पष्ट धीरे धीरे विभाजन दिखाई पड़ने लगता है। ठीक है, हायरार्की दिखाई पड़ती है। जाति जो है वो के रूप में भले ही ना हो, लेकिन अब स्पष्ट विभाजन दिखाई पड़ने लगता है श्रेष्ठता के आधार पर। ब्राह्मण अपने को सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने लग जाता है। उसका कारण तमाम संस्कार थे। ठीक है, इससे उनकी आर्थिक शक्ति मजबूत हुई
और सामाजिक प्रतिष्ठा मजबूत हुई, पकड़ धीरे धीरे समाज पर उसका बढ़ता चला गया। वर्ण व्यवस्था जो ऋग्वैदिक पीरियड में कर्म के आधार पर थी, अब यहाँ पर जाति पर आधारित वर्णों के आधार पर इसका विभाजन जो था वो अब कठोर होने लग गया, जाति के आधार पर होने लग गया। ऐतरेय ब्राह्मण में इन चारों वर्णों के आप कर्तव्यों का भी निर्धारण कर दिया गया कि इनके क्या क्या कर्तव्य हैं। अब देखिए, यहीं से कर्तव्य निर्धारित करते करते वो जातिगत व्यवस्था रिजिड होने लगी कि आपको का ये आपका कर्तव्य ये है, आपका कर्तव्य ये है, कृषि कार्य करना और व्यापार करने का कर्तव्य जो है ये है। अब उसमें भी शिल्पियों के अलग अलग कार्य थे, ठीक है। अब इनकी जो है उनमें भी प्रतिष्ठा के जो है महत्ता के आधार पर उनकी प्रतिष्ठा हुई। अगर शिल्पियों को कहें तो रथकार जो थे उनकी सबसे अच्छी स्थिति थी, क्योंकि रथकार थे, रथ बनाते थे और युद्ध लड़ने के लिए रथ चाहिए था। अब वो रथकार का जो निर्माण करने से लेकर रथकार जो चलाने वाले थे वो निश्चित रूप से उनकी प्रतिष्ठा होगी। तो अन्य शिल्पियों में सबसे ज़्यादा उनकी मांग थी, यहाँ तक कि उनको पढ़ने का भी अधिकार प्राप्त था, उपनयन संस्कार का भी अधिकार प्राप्त था, द्विज धारण कर सकते थे। द्विज धारण करने का अधिकार 3 ही को था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र को ये नहीं अधिकार प्राप्त था द्विज धारण करने का। द्विज का मतलब ये जनेऊ जो करते हैं, ठीक है। आज भी देखिए जनेऊ के लिए तमाम कितने हिंदू धर्म में ये प्रमुखता के साथ काम करता और वो विवाद का कारण भी बन जाता। जब राहुल गांधी जी जनेऊ धारण किए तो बड़ा उथल पुथल मचने लग गया। उन्होंने वो अपनी जनेऊ दिखाई, वो भी कोट के ऊपर से दिखाई, ठीक है। सब अपने अपने को हिंदू स्थापित करने के, हिंदू के नेता हमें, ठीक है। अब स्थापित करने के चक्कर में सब लोग देखिएगा अचानक जो है बहुत कोई अगर चला गया पार्टी कर लो हनुमान के पास तो दूसरा वाला क्यों न जाए उसके पास, तो बड़ी होड़ लग जाती। धर्म के आधार पर बहुत आप देखेंगे आजकल क्लेश बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। अब एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के हम ज़्यादा श्रेष्ठ, हम ज़्यादा श्रेष्ठ, सब काल में रहा है, ठीक है। इस काल में भी हो रहा, आप सदियों से होता आ रहा, सब अपनी अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर रहे हैं। अगर आप इतिहास को आज के संदर्भ में भी देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वर्चस्वता का चीज़ जो है दिखाई पड़ेगा सोसाइटी में, ठीक है। इतिहास पढ़िए तो आप इसी संदर्भ में पढ़िए, इतिहास पढ़ाया भी इसीलिए जाता, उसकी रिलेवेंसी क्या, आप पढ़िए कि सोसाइटी कैसे कैसे परिवर्तनशील हुई, कब कब आदमी जो है वर्चस्व हुआ, कब आर्थिक रूप से कोई कास्ट सबल होता है तो राजनीतिक प्रभुत्व कैसे बढ़ता है, सामाजिक प्रभुत्व कैसे बढ़ता है, तो ये आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। वो पढ़ने देखिए, पढ़िए जब तो उस संदर्भ में लेकर के वर्तमान के संदर्भ में जरूर देखिए। इतिहास भी जो लिखने वाले छात्र है ध्यान में रखिएगा, मेंस के लिए भी मैं यहाँ बोल दूँ कि जो इतिहास विषय रख करके मेंस लिख रहे हों, देखिए ध्यान में रखिए, कोई भी छात्र जब भी आप लिखते हैं कोई भी व्यवस्था के बारे में तो अंतिम जो पैराग्राफ एंड करेंगे उसको वर्तमान संदर्भ से प्रासंगिक बनाते हुए जोड़ने का प्रयास करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। लगेगा कि व्यक्ति जो है इतिहास पढ़ने का सही अर्थ समझ रहा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जब भी लिखिए तो उसको प्रासंगिक बना करके लिखिए, यानी आज के संदर्भ में अगर आपको कहीं दिखाई पड़ता है उसको जोड़ सकते हैं, जबरदस्ती नहीं जोड़ना। जहां दिखाई पड़े कि आपके इस तरह के हैं तो आप उसको जोड़ करके वर्तमान संदर्भ से दिखा दीजिए, लगेगा कि लड़का जो है इस वास्तव में इसकी समझ इसको विकसित है, ठीक है। अब देखिए उस पे आते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो है आप वैश्य को कर चुकाने का अधिकार प्राप्त था, केवल वैश्य को ही, ब्राह्मण और क्षत्रिय केवल कर वसूलते थे। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की भी शुरुआत हुई, ये एग्जाम में पूछा जाता है, गोत्र प्रथा की शुरुआत कब हुई। अब
इसमें गोत्र जो बहिर्विवाह थे वो बाद में शुरू हुए, शुरू में नहीं शुरू हुए, लेकिन धीरे धीरे इसमें गोत्र बहिर्विवाह का कॉन्सेप्ट, पहले गोत्र आया फिर गोत्र बहिर्विवाह, मतलब गोत्र से इतर, आपका जो गोत्र है उससे इतर जाके यानी दूसरे गोत्र में ही शादी हो सकती है, समान गोत्र में शादी करने की बातें नहीं कही गई। वैदिक पीरियड में 3 ही आश्रम महत्वपूर्ण माने गए, लेकिन उसमें संन्यास आश्रम नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आते आते संन्यास आश्रम भी शामिल हो गया, वरना केवल 3 ही आश्रम पहले थे। चौथा आश्रम संन्यास आश्रम ये उत्तर वैदिक काल में जुड़ा, और जबालो उपनिषद में चौथे आश्रम संन्यास को भी जोड़ करके पहली बार चर्चा मिलती है। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति देखिए तो बहुत ऋग्वैदिक काल की तुलना में खराब होने लगी। स्त्रियों की स्थिति में ह्रास होने लगा, पैतृक संपत्ति पर उसका अधिकार बिल्कुल छीन गया, धीरे धीरे छीनने जाने लगा। और पहले जो राजनीतिक अधिकार भी थे, सभा में स्त्रियों का प्रवेश था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। तो इस प्रकार देखें कि उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों के स्थिति में ह्रास दिखाई पड़ता है, और उसके उत्तरोत्तर उसके ह्रास दिखाई पड़ता है। मध्यकाल आते आते तो स्त्रियां घर के अंदर, मौर्य काल आते आते धीरे धीरे, मौर्य काल आते आते आप देखिएगा कि संभ्रांत घर की महिलाओं को अनिष्कासनी कहा गया। देखिए, जो संभ्रांत घर की महिलाएं हैं उनको अनिष्कासनी कहा गया, मतलब जो घर से न निकलेंगी। अब यहीं पर बंद कर दिया गया उनको, शिक्षा के अधिकार तमाम चीज़ों से बंद कर दिया गया। ठीक है, देवी बना दिया गया। ठीक है, मेरा कुठाराघात इस पर होता है, बहुत देवी बना के हम लोगों ने मूर्ख बनाया है महिलाओं को। ठीक है, आप तो देवी हैं और कह के बहुत सारे अधिकारों से वंचित कर दिया। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि महिलाएं जो हैं, अब आप देवी के आवरण से बाहर निकलिए, अब निकल भी रही हैं। ठीक है, आप कहिए कि हमको देवी की जरूरत नहीं है, आप मुझे जो समान भाव है, जो आपकी प्रतिष्ठा है उतनी भर मुझे दीजिए, देवी बनाने की आवश्यकता नहीं। बहुत लोग कहते हैं देवी बना बना के बहुत मूर्ख बनाया, तो आप देवी बनाना बंद करो। अब सामान्य जो है व्यवहार, राइट टू इक्वलिटी 14, 15, 16, ठीक है, 17, 18 जो राइट टू इक्वलिटी है उसमें विश्वास रखें। और ठीक है, सम्मान करना, सबका सम्मान है, तो स्त्रियों का सम्मान विशेष रूप से करें, जननी का। तो ये बातें मैंने आपको सामाजिक व्यवस्था के तहत बताई। देखिए, मैं पढ़ाता हूँ तो थोड़ी विस्तार से कुछ बातें पढ़ाई के से इतर भी करता हूँ, समझ विकसित करने के लिए। सिर्फ ये नहीं कि केवल पढ़ लिया, पढ़ने से नहीं, इन व्यवस्थाओं को समझिए। जातिगत व्यवस्था में गुप्त तक आते आते वो जाति व्यवस्था को अच्छे से बताऊंगा। जब तक स्ट्रक्चर को समझेंगे तब तक राजनीति नहीं समझ पाएंगे। सामाजिक व्यवस्था के तहत है तभी राजनीति समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं समझ भी, चूँकि बीपीएससी में देखेंगे आप तो पूछा जाता है बिहार की राजनीति में जाति और धर्म की क्या भूमिका, ये बीपीएससी को बहुत पसंद है, हमेशा पूछे जाते हैं। तो प्रारंभ से ही कब से ओरिजिन हुआ, क्या हुआ, और ये विस्तार से मैंने इसलिए बताया कि जब कभी भी यूपीएससी के लड़के को एसे लिखना होता है, जब एसे लिखेगा वो प्राचीन काल से उसको जानकारी होगी और वो लिखेंगे तो बहुत अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, एसे का मैं स्पेशलिस्ट रहा हूँ, सर्वोच्च अंक प्राप्त करता रहा हूँ, तो अभी भी लोगों को मैं एसे पढ़ाता रहता हूँ। तो ये ध्यान में रखिएगा, इन सब चीज़ों को जब जानकारी रहेगी तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, उस काल से उठाएंगे और इस काल तक ले जाएंगे। और महिलाओं की स्थिति पूछा, वैदिक पीरियड से उठाइए और वर्तमान काल तक लाइए। ठीक है, ये जानकारी रहेगी तभी होगा बेटा। इसलिए मैं संक्षिप्त में ही सही आपको जानकारी देता चलूँगा। चलिए आज यहीं तैयार कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को, आर्थिक और धार्मिक सभी स्थितियों को बाद में पढ़ते हैं। धन्यवाद।